वेलकम बैक। मैं लव कैसा है, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यह आपकी सीटीपी क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। यह आपका प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन है आपका, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है। तो आपको बताना कौन सी अवस्था में सबसे ज़्यादा इंसान की जो गति होती है वो सीखने की होती है। तो पहला ऑप्शन आपका बाल्यावस्था, तो होगा नहीं, ठीक है। दूसरा शेष अवस्था, शेष अवस्था आपका ऑप्शन जो है ठीक है, ना ही प्रौढ़ावस्था हुआ और ना ही किशोर अवस्था हुआ। यदि यहाँ पर शेष अवस्था नहीं होता तो हम किशोर अवस्था एक बार के लिए लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शेष अवस्था दे रखा है तो हम शेष अवस्था ही लगाएंगे, क्योंकि इस स्टेज में जो बच्चे का 2 साल में आप देख सकते हो कि बच्चा कितने छोटे से कितने सही आकार में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है आपका वो ठीक होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। छात्रावास की सुविधाएं दे, या व्यापक स्तर पर आदिवासियों के क्षेत्र में आवासीय विद्यालय खोला जाए, या फिर पाठ्यक्रम में आदिवासियों की सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान को सम्मिलित किया जाए, या फिर ये सभी बातें वो करनी चाहिए। मतलब छात्रावासों की सुविधा भी की जाएंगी, है ना। आदिवासी इलाकों में आवासीय विद्यालय भी खोले जाएंगे जो उनके बिल्कुल घर के पास हो, उसी एरिया में हो, ठीक है ना। और जो थर्ड ऑप्शन आपका, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को भी उसमें शामिल किया जाए, उनकी जो पढ़ाई है। तो हम ये सभी चीज़ें करेंगे, तो आपका यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। विकासात्मक विकार का उदाहरण जो नहीं है आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन आपका आत्मविमोह, ये तो विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। 3 है और 1 नहीं है। तो पहला तो है प्रमस्तिष्कघात, ये भी है। और पर अभिघात तनाव, ये नहीं है जो विकासात्मक विकार का जो उदाहरण है। थर्ड ऑप्शन है आपका, ठीक है। ये आपका ठीक है, जो नहीं वाला है वो थर्ड ऑप्शन है। और जो फोर्थ ऑप्शन है न्यून अवधान सक्रिय विकार, ये भी है। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है, जो नहीं वाला ऑप्शन है, वो है आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है समायोजन, अनुकूलन, साम्यकरण, ठीक है ना, या फिर सहकारिता। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है अनुकूलन, ये ठीक होगा, ठीक है। सुनने में असमर्थ बच्चा केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध करा जाए। यह तो बात जो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है आपका ये ठीक है, ठीक है, पहला गलत है। थर्ड ऑप्शन है नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, ये गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है श्रवण असमर्थता वाले बच्चे के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। मतलब जो स्कूल ऐसे जहाँ पर जो बच्चे सुन नहीं पाते, ठीक है, उन्हें उस वैसे ही स्कूल में भेजा जाए। तो ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका सेकंड है, कि यदि कोई बच्चा सुनने में असमर्थ है, सुनने में मतलब वो बहरा है, तो उसे हम यदि साधन और उसे सुविधाएं दें, ठीक है, सही सुविधाएं दें और सही साधन दें, तो बच्चा ज़्यादा अच्छा कर सकता है, ठीक है ना, और बच्चों के कंपैरिजन में भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापकों को विवेकपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। देखो, इस कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद अच्छे होते हैं, सही होते हैं, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है आपका हानिकारक है, क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है, ये भी गलत है ऑप्शन आपका। फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका अनुपयुक्त है, ये भी गलत है। और फोर्थ ऑप्शन आपका लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचना को खोजने में अध्यापकों की प्रवृत्त करते हैं, मतलब अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं, लाभकारी है, यही बड़ी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। जब व्यक्ति के विभेद जब बच्चों में होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों में व्यक्ति के विभेद है, हर बच्चा अलग तरीके से सीख रहा है, तो यहाँ पर टीचर को ये चीज़ समझ आती है कि ये बच्चा अलग तरीके से सीख रहा है, ये बच्चा अलग तरीके से सीख रहा है। जब व्यक्ति के विभेद जब वो पहचान लेता है तो ये लाभकारी टीचर के लिए, क्योंकि टीचर भी उनसे कुछ सीखता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। और कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है ना, बहुत अच्छे पढ़ाई में आप ये बोल सकते हो। तो पहला ऑप्शन आपका कक्षा के साथ या उच्च कक्षा के साथ या संवर्धीकरण कार्यक्रमों के द्वारा, या फिर जब वे चाहें तब। देखो, आप जब वे चाहेंगे जब तक पढ़ाओगे नहीं, ठीक है। कक्षा के साथ भी नहीं पढ़ाओगे और उच्च कक्षा के साथ भी नहीं पढ़ाओगे। आप क्या करोगे, समृद्धीकरण कार्यक्रमों के द्वारा आप ऐसे कार्यक्रमों को बच्चों को दोगे जिससे उनकी जो और वृद्धि हो सके, जो मेधावी हो वो उसमें और आगे बढ़ सकें,
चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, कोई टॉपिक हो, या कोई स्पोर्ट हो। यदि कोई मेधावी बच्चा है तो हम उसको इसी तरीके से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पढ़ाई के दौरान असफल होने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत होता है। जब पढ़ाई के दौरान जब बच्चा असफल हो जाता है तो उसका हम विद्यार्थी का मूल्यांकन करते हैं, तो किस प्रणाली के तहत होता है। पहला ऑप्शन आपका रचनात्मक मूल्यांकन प्रणाली, दूसरा योगात्मक मूल्यांकन प्रणाली, या तीसरा निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली, या फोर्थ ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो थर्ड है, निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली। जब बच्चा कोई फेल हो जाता है तो टीचर ये जानने की कोशिश करता है कि ये क्यों फेल हुआ, इसमें कहाँ गलती करी, और उसका किस टॉपिक, कौन सा टॉपिक उसका कमज़ोर है ना। कुछ चीज़ टीचर जो है पहचानने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद ही उसका उपचार करता है। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है इस तरह से वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। यहाँ पर सक्रिय सदस्य बोला है, वैसे आपको जो बुकों में जो मिलता है वो मिलेगा आपको किशोर अवस्था, ठीक है। लेकिन जो बच्चा जो सक्रिय सदस्य बनता है वो बनता है आपका बाल्यावस्था में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। एक बार आप भी देख लीजिएगा, क्योंकि जो बाल्यावस्था है उसे हम दो भागों में बांटते हैं, एक अर्ली और एक लेटर वाली, ठीक है। जो लेटर वाली होती है उसमें बच्चा को जो स्टेज बोलते हैं उसे हम गैंग एज करके नाम देते हैं, क्योंकि वो अपने गैंग का जो मेंबर बन जाता है, ठीक है ना। और जो वाली होती है प्री गैंग एज होती है, इसमें अभी बच्चा गैंग का जो मेंबर नहीं बना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो बाल्यावस्था है वो आपका ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था तो आपकी अर्ली वाली हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर आपका इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है वो होगा नहीं। वैसा आपको जो है बुकों में मिलेगा वो किशोर अवस्था मिलेगा, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समस्यात्मक बालक है, झूठ बोलने वाले समस्यात्मक बालक हैं, चोरी करने वाले समस्यात्मक बालक हैं, या माता पिता का कहना ना मानने वाले बच्चे जो है समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। या फिर जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका वो सही होगा। तो तीनों ही प्रकार के बालक समस्यात्मक बालक है, क्योंकि इसमें समस्या है ना, कोई झूठ बोल रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई घर वालों की बात नहीं मान रहा, तो तीनों में समस्या है, आपको समस्या को सॉल्व करना है। ये अच्छी चीज़ थोड़ी ना कि जो झूठ बोला है समस्यात्मक बालक नहीं होगा, चोरी वाला। तो इस तरह से जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। तो पहला ऑप्शन आपका, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गानाग्रस्त मतलब प्रस्तुत करेंगे उनको, मतलब आप डिनोट कर रहे हो ना कि पोलियोग्रस्त बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं करना। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चे से मदद लें, तो ये भी नहीं करना, आपने फिर डिनोट कर दिया इस चीज़। थर्ड ऑप्शन आपका, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। फोर्थ ऑप्शन आपका, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। तो ये भी चीज़ गलत है कि आपने उसको फिर डिनोट कर दिया कि बैसाखी वाला बच्चा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ गलत है, बच्चा कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर हीन भावना पैदा कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। तो जो यहाँ पर से जो सही ऑप्शन है आपका वो थर्ड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वदा उपयुक्त कथन क्या है, मतलब जो हमेशा के लिए जो उपयुक्त जो हमेशा जो सही कथन है वो कौन सा हुआ। पहला ऑप्शन आपका, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही है जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है, ये तो गलत है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए, सेकंड ऑप्शन आपका ठीक है। चाहे बच्चा कोई सी भी भाषा बोलता हो, टीचर को बस ये करना है कि बच्चा बोले, ठीक है ना, अपने आप को अभिव्यक्त करे, तो जो सेकंड ऑप्शन आपका वो ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए कि उन पर ध्यान ना देना, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन आपका, विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए, कि आप यदि अपनी भाषा का प्रयोग करते हो तो आपको दंड दिया जाएगा, तो ये भी गलत होगा। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण साधन क्या हो सकते हैं। अर्थ निकालना, दूसरा ऑप्शन आपका अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, थर्ड ऑप्शन आपका विवेचना का कार्य करना, और फोर्थ ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है उपरोक्त सभी ठीक होगा, सीखने के साधन ये सभी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा और व्यावहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है, जब बच्चा खुद करके देखता ना तो उसके अंदर ही दिमाग में खुरापाती सब जो है जो आइडियाज़ हैं वो आने लगते हैं, ठीक है। ये इससे उनमें मौलिकता का सर्जन होता है,
निम्न में से यह कथन संबंधित है। अब ये जो कथन है किससे रिलेटेड आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन है आपका पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से संबंधित है। दूसरा वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन आपका कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है, या उपरोक्त में से किसी से भी संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो ठीक होगा। ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से संबंधित है। ठीक है। जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, विद्यार्थियों मतलब अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, क्या चाहिए शिक्षिका को? निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्या का समाधान करना। क्या आप रूल बता दो और समस्या का समाधान हो जाएगा। कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, ये भी सही नहीं है एक तरह से। थर्ड ऑप्शन आपका याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। और फोर्थ ऑप्शन है विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है या फिर जो बेस्ट ऑप्शन है और कंपैरिजन में वो फोर्थ ऑप्शन है आपका, कि हमें क्या करेंगे, विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराएंगे बच्चों की। ऐसा ना हुआ था, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे, कंडीशन दे दो बच्चे के सामने, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले कंडीशन में पास हो जाएगा, फिर आप एक और कंडीशन रख दोगे कि ये ऐसा ना हुआ था, ऐसा कैसे करोगे यदि ये चीज़ और ऐड हो जाती है तो बच्चा उसी के अकॉर्डिंग अपने माइंड में सोचेगा ना, उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा। तो जो सही ऑप्शन है आपका, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है। तो आज एक बार फिर हमने आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उनके 10 से 15 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ मैंने आपके इसी चैनल पर हिंदी पेडागोजी हो गई, आपकी ईवीएस पेडागोजी हो गई या मैथ पेडागोजी हो गई, इन सभी के पर्सन जो है मतलब इन सब के जो क्वेश्चन है वो भी अपलोड कर रखे हैं। इन सब की जो वीडियोस है वो अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें, ताकि आप उन सब्जेक्ट्स में भी ज़्यादा या फिर अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।